गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं नीरू बाला अलवर से बिलोंग करती हूँ। आपकी हिंदी की नई अध्यापिका हूँ। ठीक है, आज से आपको हिंदी विषय का अध्ययन मैं कराया करूँगी। मेरा अनुभव पढ़ाने का 12 साल का है। अब मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे पाठ्यक्रम में अर्थात हमारे सिलेबस में कौन कौन सी पुस्तकें चलती हैं। क्षितिज, कृतिका और व्याकरण। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं आपको अपने पाठ्यक्रम का ही एक टॉपिक, एक प्रकरण समास पढ़ाऊंगी। तो बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हो, इस समय कोरोना एक वैश्विक महामारी फैली हुई है। इस प्राकृतिक आपदा के समय आप सभी के सहयोग से और हमारे सहयोग से मैं ये चाहती हूँ कि आप घर बैठे अपने समय का सदुपयोग करें। ठीक है, अपना समय बर्बाद ना करें। जो भी आपको वीडियो जा रही है उसे ध्यान से सुनें, पढ़ें, समझें। ठीक है बेटा। तो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा समास। ठीक है, समास। समास, सबसे पहले मैं आपको समास की परिभाषा बताऊंगी। समास क्या है? समास आप छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है बेटा, आपने 3rd, 4th, 5th, 6th में समास पढ़ा, लेकिन अपने 9th के पाठ्यक्रम में भी व्याकरण का सबसे पहला जो प्रकरण है वो है समास। ये आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में 4 अंक का आता है। ठीक है बेटा, तो इसे ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना। कोई डाउट हो, संशय हो तो जरूर मुझसे क्लियर करना। ठीक है बेटा। समास, सबसे पहले हम पढ़ेंगे समास की परिभाषा। समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे दो शब्द, जैसे मैंने लिखा रसोई घर। अब ये रसोई घर 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्द? रसोई और घर। रसोई घर। भोजनालय, भोजन और आलय। राजकुमार, राजा का कुमार। राजकन्या, राजा की कन्या। ये उदाहरण आपकी इस परिभाषा को बता रहे हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर बने एक नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आता है समास में समास विग्रह। संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह। समास शब्दों का मेल है और संधि वर्णों का मेल है। ये आगे क्लास में मैं आपको समझाऊंगी। वर्णों का मेल किस तरीके से संधि है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि के भेद क्या है, ये आगे टॉपिक में हम करेंगे। अभी मैं आपको समास पढ़ा रही हूँ। समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? समास का विग्रह किया जाता है। अक्सर आप जानते हो आता है समास विग्रह कीजिए। अब समास विग्रह क्या है? समस्त पद को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया, समस्त पद को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। अब कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम ने बोला समस्त पद को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। अब समस्त पद क्या है? समस्त पद क्या है बेटा? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द समस्त पद कहलाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद, ठीक है, समझ आ गया समस्त पद क्या है? जैसा कि मैंने समास विग्रह में आपको बताया, समस्त पद को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। अब ये हमारा क्या है? समस्त
चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समूह। चौमासा, चार मासों का समूह। जैसे कि मैंने आपको बताया, समास विग्रह समस्त पद को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। ये हमारे क्या है, समस्त पद। अब इसे अलग अलग करके लिख दिया, अलग अलग भागों में विभाजित हो गया, प्रथम पद और उत्तर पद। उसे क्या कहते हैं, समास विग्रह। समस्त पद को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया समास क्या है, समास की परिभाषा, समस्त पद क्या है और समास विग्रह क्या है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा समास की परिभाषा, समास विग्रह, समस्त पद। इसके बाद होते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं समास? 6। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। कितने समास होते हैं? 6। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, सबसे पहले अपना आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। साधारण से शब्दों में, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन उठेगा कि अव्यय क्या है, अव्यय किसे कहा जाता है? मैडम ने परिभाषा में लिखवाया, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब अव्यय क्या है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी, अव्यय किसे कहा जाता है। ठीक है, तथा इस समास का पहला पद प्रधान होता है। समास में 2 पद होते हैं, समस्त पद के 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। प्रथम पद पूर्व पद को कहा जाता है, प्रथम पद, और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, फिर दोबारा सुनिए, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है तथा जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब आगे मैं आपको बता रही हूँ अव्यय क्या है। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन उठता है कि अव्यय किसे कहा जाता है। ठीक है, अव्यय क्या है? अव्यय देखिए, अव्यय किसे कहते हैं? देखिए बेटा, अभी मैं आपको बता रही थी अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अव्ययीभाव समास की परिभाषा समझाई आपको, उसमें आया अव्ययीभाव समास का पहला पद अव्यय होता है। मैंने ये जाना कि कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, आपके मन में डाउट होगा कि मैडम ने समझाया अव्ययीभाव समास का पहला पद अव्यय होता है, अव्यय किसे कहते हैं, अर्थात अविकारी शब्द क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं अव्यय क्या है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे
समय, यथासंभव, यथाशक्ति, यथामति, आजीवन, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रत्येक, बेकार, बेवफा, मन मन, गांव गांव। अब देखिए आपको मैंने इतने सारे उदाहरण लिख के बताए, ठीक है। इसमें क्या समझ आ रहा है और पहचान क्या है अव्ययीभाव समास की, जिसमें पूर्व पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें यथा, आ, प्रति, बे जो पूर्व शब्द आते हैं वो अधिकतर यथा, आ, बे, प्रति, ठीक है, ये होते हैं। ये भी अव्ययीभाव समास की पहचान है, ठीक है। और दूसरा कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जिन दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, योजक। जैसे मैंने अभी उदाहरण लिखा मन मन, बीच में योजक चिन्ह लगाया, गांव गांव योजक चिन्ह लगाया। तो आपकी जो कक्षा में अब तक हम 8th क्लास तक समास पढ़ते थे, एग्जाम का जो पैटर्न था वो क्या था हमारा, परिभाषाएं पूछी जाती थी। समास किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, किसी भी भेद की परिभाषा पूछ ली, उसका उदाहरण पूछ लिया। लेकिन कक्षा 9th में आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में कभी भी। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा ऐसे आता है, कोई भी समास दे दिया जाता है, समास पद दे दिया जाता है, उसका विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखो, ठीक है। विग्रह दे दिया जाता है, समास पद बनाइए, ठीक है। तो इस सब के लिए हमें उन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि समास किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, कौन कौन से समास हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है आपका कक्षा 9th में वो ये होता है, कोई भी समस्त पद दे दिया जाता है, उसका विग्रह कीजिए, या विग्रह दे दिया जाता है, समस्त पद बनाइए और समास का नाम लिखो। तो ये सब हमें कब आएगा, जब हमें समास, हर समास के बारे में पूरी जानकारी होगी, पूरा ज्ञान होगा हमें, तभी हम ये सब कर पाएंगे कि इस समास पद में कौन सा समास है, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ज़्यादा गहराई से समझने की आपको आवश्यकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा यथा समय, ठीक है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण। अब इसका विग्रह करेंगे, क्या होगा, समय के अनुसार। जैसा कि मैंने बताया कि अव्ययीभाव समास का पहला पद अव्यय होता है, ठीक है, तथा प्रथम पद प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। अब हमने विग्रह किया, यथा समय, समय के अनुसार, यथा संभव, जैसा संभव हो, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा मति, मति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रति क्षण, हर क्षण, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, बेकार, बिना काम के, मन मन, मन ही मन, गांव गांव, हर गांव। देखिए ये आपको पहचान पता चल गई होगी। अगर एग्जाम में आ जाता है यथा समय का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। अगर आप ये शब्द अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लोगे कि अव्ययीभाव समास की एक पहचान है कि इसका जो पहला पद होता है उसमें यथा, आ, बे, प्रति और योजक चिन्ह लगा होता है, तो भी हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि ये अव्ययीभाव समास है, ठीक है। और इसका जो पहला पद होता है वो उपसर्ग भी होता है, ठीक है। अभी मैंने अव्ययीभाव समास आपको समझाया। आज मैं आपको इतना ही